एपिसोड 143। तुमने बताया था कि वो शख्स तुमसे हर हफ्ते की रात को राब्ता करता है। मैंने वकार से पूछा। जी हाँ। वो खासा अपसेट दिखाई दे रहा था। उसका शेव भी पड़ा हुआ था। शायद वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहा था या फिर वो बहुत ज़्यादा आराम और आसाइश का आदी था। हाकिम अली, क्या इस पर तशद्दुद किया गया है? मेरा ख्याल है साईं किसी फजल ने ज़्यादा आराम से नहीं रखा। ज़्यादा आराम? वकार तलखी से बोला। अरे वो मुझे जानवरों के बाड़े में सुलाता था और किसी जानवर की तरह उसने मेरे पैर में जंजीर बांध रखी थी। खाने को सूखी हुई चावल की रोटी और चाय का प्याला देता था या फिर बासी चावल और दाल। नहाना तो दूर की बात है, मैंने तो 2 दिन से मुंह तक नहीं धोया। तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम किसी 5 स्टार होटल में मुकीम हो या मेरी दावत पर यहाँ शिकार खेलने आए हो? तुम बर्दा फरोश हो, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बर्दा फरोश नहीं हूँ। वो तो बस रहने दो। ये बताओ कि तुम्हारा वो दोस्त तुमसे राब्ता करेगा तो तुम उससे क्या कहोगे? जो तुम कहलवाना चाहोगे वही कह दूंगा। उसे किसी तरह कहीं बुला सकते हो? वो इंतहाई चालाक बल्कि मक्कार आदमी है। उसे जरा भी शक हो गया तो वो भूल कर भी मुझसे राब्ता नहीं करेगा। मुमकिन है सजा के तौर पर वो मुझे ठिकाने ही लगा दे। ये तो तुम पर मुनहसर है कि उसे शक ना होने दो, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ। तैमूर ने कहा। वकार ने बेबसी से होंठ चबाए, फिर सर झुकाकर सोचने लगा। मगर मैं उससे कहूंगा क्या? बहाना ऐसा होना चाहिए कि वो आने पर मजबूर हो जाए। तुम उससे कह सकते हो कि मैंने कामरान का सुराग लगा लिया है। आजकल वो अपने एक दोस्त के साथ रह रहा है और ये कि मैं अकेला उस पर हाथ नहीं डाल सकता। तुम आ जाओ तो मिलकर उसे पकड़ लेंगे। वो खुद भागा हुआ नहीं आएगा बल्कि कामरान के ठिकाने का पता पूछेगा। तुम तो अकल से बिल्कुल ही पैदल हो। क्या हर बात तोते की तरह रटाई जाए तुमको? इसमें अकल होती तो उस शख्स का अलाकारी क्यों बनता? मैंने कहा। फिर वकार से बोला। अहमक आदमी, अगर वो तुमसे एड्रेस पूछे तो उसे पेचीदा बताना ताकि वो क़यामत तक उसे तलाश न कर सके। मैं तैयार हूँ, परसों हफ्ता है। अब बाकी इंतज़ाम तुम लोग खुद कर लो। मैंने हाकिम को हिदायत की कि वो वकार को गुस्ल करा के दूसरे कपड़े दे और उसे खाना खिला दे। हाकिम उसे लेकर चला गया तो मैंने मुख्तसरन तैमूर को बताया कि वकार हमारे हाथ कैसे लगा था। हम दोनों बातें करते हुए मकान के बैरूनी हिस्से की तरफ निकल गए। उसी वक्त मेन गेट से पुलिस की एक जीप अंदर दाखिल हुई। उसमें एक एसपी, 2 इंस्पेक्टर और 2 गनमैन सवार थे। मैं फुर्ती से सुतून की आड़ में हो गया। पुलिस अफसरान जीप से उतरकर बाबा साईं के औताक की तरफ बढ़ गए। फौरन ही वहां से एक मुलाजिम निकला और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। मैंने उसे आवाज देकर रोका। अरे बाबा, क्या बात है? ये पुलिस इधर कैसे आई है और तू कहाँ भागा जा रहा है? साईं, वो एसपी साहब रईस को बुला रहा है। अरे जरिया, तूने एसपी को बताया नहीं कि बाबा साईं आराम कर रहे हैं? बताया था साईं, मगर वो कह रहा है कि मेरा रईस से मिलना बहुत जरूरी है। तू अंदर जा और हाकिम अली को भेज दे। जो हुक्म साईं। उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया और तेजी से अंदर चला गया। मैं उससे बात करने में इतना महव हो गया था कि ध्यान ही ना रख सका। मैंने नजरें उठाकर देखा तो एसपी मुझे औताक के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। वो घूर घूर कर मुझे ही देख रहा था। फिर उसने इशारे से गार्ड को बुलाकर कुछ पूछा। गार्ड ने मेरी तरफ घूम कर देखा, फिर एसपी की किसी बात का जवाब देने लगा। फिर वही मुलाजिम मुझे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। मैंने तैमूर से कहा, मेरे लिए एक नई परेशानी खड़ी होने वाली है। हमारी जरा सी बेपरवाही की वजह से एसपी ने हमें देख लिया और अब वो हमें बुलवा रहा है। वो मुलाजिम तकरीबन दौड़ता हुआ मुझ तक पहुंचा। साईं, आपको एसपी साहब ने बुलाया है। एसपी साहब ने बुलाया है? कहाँ है एसपी? मैंने एक्टिंग करते हुए कहा। वो सामने औताक के बाहर खड़ा है। ठीक है बाबा, तू जा। मैंने मुलाजिम से कहा। फिर तैमूर से बोला, तुम अभी यहीं ठहरो, जब तक एसपी तुम्हें खुद ना बुलाए वहां मत आना। ये कहकर मैं औताक की तरफ बढ़ गया। मुझे देखकर एसपी की आंखों में चमक से नमूदार हो गई। साईं, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कहीं से भी नहीं। वैसे मैं सवाल का मकसद पूछ सकता हूँ? ऐसे ही, आप यहाँ सबसे मुख्तलिफ नजर आते हैं इसीलिए पूछ बैठा। मैं उसे कोई जवाब देने ही वाला था कि हाकिम अली वहां पहुंच गया। क्या बात है एसपी साहब? ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि आप रईस को नींद से उठाना चाहते हैं? आप यहाँ शायद नए आए हैं। मैं रईस से माफी मांग लूंगा मगर। ना साईं, तुम तो माफी मांग कर चले जाओगे, मगर हमें तो उसी हवेली में रहना है। रईस तुम्हें फांसी पर लटका देगा। एसपी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। साईं, एसपी साहब आराम से बात करो। रईस की हवेली में खड़े होकर उसकी बुराई कर रहे हो। देखो, मैं भी रईस का एहतराम करता हूँ, इसीलिए यहाँ चला आया हूँ। रईस की जगह अगर कोई और होता तो यहाँ आने के बजाय उसे थाने तलब किया जाता। बस बाबा, अब ज्यादा बात मत करना। रईस तो अपने टाइम पर ही सोकर उठेगा। अब तुम चलते फिरते नजर आओ।
नाम क्या है तेरा? एसपी ने हाकिम अली को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए पूछा। क्यों साईं, क्या मुझे थाने ले जाने का इरादा है? उसी वक्त बरामदे में बाबा साईं नमूदार हुए। उनकी तरफ एसपी की पुश्त थी, वो उन्हें देख न सका। बाबा साईं ने मुझे इशारा किया कि एसपी को उनकी तरफ भेज दिया जाए। मैंने एसपी से कहा, आप रईस से मिलना चाहते हैं ना? ऑफ कोर्स, तो आइए मेरे साथ। मेरी आवाज पर एसपी ने घूम कर देखा तो उसकी नजरें बाबा साईं पर पड़ी। वो तेजी से उनकी जानिब बढ़ा। क्या बात है ऑफिसर? साईं, कराची से एक पुलिस पार्टी यहाँ आई है, वो लोग आपसे मिलना चाहते थे। मैंने उनको फिलहाल रोक दिया है और खुद आपके पास आ गया हूँ। वो लोग क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं वो? कराची में आपके बंगले पर फायरिंग हुई है और एक दफा नहीं कई दफा हुई है। उसमें आपके आदमियों समेत 6 आदमी हलाक हो गए हैं। मैं जानता हूँ। आपके पोल्ट्री फार्म पर भी 2 गिरोहों में तसादुम हुआ है, उसमें भी पुलिस को कई अफराद की लाशें मिली हैं और डाकुओं ने मुझे अगवा भी किया था। बाबा साईं तल्ख लहजे में बोले, ये तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो या पुलिस की नाअहली की दास्तान सुना रहे हो? पुलिस का ख्याल है कि इन सब वाकयात के पीछे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द कामरान का हाथ है। हमें इत्तला मिली है कि वो आपकी जागीर में छुपा बैठा है। फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ आपको इत्तला देने आया था। अभी थोड़ी देर में कराची की पुलिस पार्टी हवेली की तलाशी के वारंट लेकर आ रही है। वो लोग शौक से आए, बाबा साईं ने जवाब दिया और अंदर की तरफ मुड़ गए। एसपी चंद में वहां खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर वो भी घूमा और तेज तेज कदमों से औताक की तरफ चल दिया जहां दूसरे अफसरान बैठे थे। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो बाबा साईं इस्तराब के आलम में टहल रहे थे। कामरान, मेरा ख्याल है कि तू यहाँ से निकल ही जा बेटा, यहाँ किसी को खोटे खरे की पहचान नहीं है। मैंने गवर्नर से कहकर तेरे सारे जाली केस खत्म करा दिए थे, मगर लगता है कि कोई ऐसा बाइख्तियार हाथ मौजूद है जो तुझे घेर कर कानून के सामने ले आता है। मैं कानून से नहीं डरता बाबा साईं, कानून से वो लोग डरते हैं जिनके दिल में चोर होता है। ये पूरा सिस्टम ही खराब है बेटा। बाज़ औक़ात इंसाफ इतनी ताख़ीर से मिलता है कि इंसाफ मांगने वाला खुद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। उमूमन यह होता है कि वाक़याती शहादतों और झूठी गवाहियों से पुलिस अदालत के रूबरू किसी भी बेगुनाह को मुजरिम ठहरा देती है। तू बस यहाँ से निकल जा। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर फौरी तौर पर यह मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मैं बाहर आया तो मुझे दुरानी का ख्याल आया, वो भी गोठ ही में कहीं मौजूद था। मुमकिन है कराची वापस चला गया हो। मैंने हाकिम अली से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अभी गांव में ही मौजूद है और गोट के सिरे पर एक पुख्ता मकान में मुकीम है। ये मकान भी बाबा साईं की मिल्कियत था और वो उसे खास मौक़ों पर अपने मेहमानों के क़याम के लिए इस्तेमाल करते थे। मैंने हाकिम से कहा कि मुझे फौरी तौर पर दुरानी के पास पहुँचा दो। आप ठहरे, मैं गाड़ी निकाल कर अभी लाता हूँ। वो मकान यहाँ से कितनी दूर है? यही को 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है साईं। तो फिर गाड़ी की क्या ज़रूरत है, मैं वहाँ तक पैदल भी चल सकता हूँ। चलो। हाकिम अली ने मुझे रोका। साईं, सामने से नहीं बल्कि हम पीछे वाले दरवाजे से निकलेंगे। उसकी बात माकूल थी। हम मकान के अक़बी हिस्से में पहुंचे ही थे कि बाबा साईं का एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और हाकिम अली को बताया कि हवेली में पुलिस की गाड़ियां आई हैं। पुलिस के अफसरों के साथ 2 गोरे भी हैं। मैं चौंक गया, गोया गैर मुल्की ताकतों के एजेंट मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँच गए थे। मैं इस मौके पर हवेली से जाना नहीं चाहता था, मगर वहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। हवेली से निकलते हाकिम अली ने एक तांगा रोका। हम लोग उसमें सवार हुए तो तांगे वाले ने एक नज़र हम पर डाली और तांगा आगे बढ़ा दिया। मैं और तैमूर उस वक्त मकामी लिबास में थे। हमारे जिस्मों पर लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें थीं। सर पर शीशों की काम वाली टोपी और अजरकें पड़ी थीं, इसीलिए तांगे वाले ने हम पर तवज्जो नहीं दी थी। अभी हम मुश्किल से चंद ही कदम चले थे कि तांगा झटके से रुक गया। सड़क के ऐन दरमियान में एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। उसके साथ टेक लगाए हुए एक सफ़ेद फार्म खड़ा था। उसके हाथों में स्टैंड गन थी। उसके साथ ही चंद मकामी अफराद भी खड़े थे। वो सब पूरी तरह मुसल्लह थे। मैंने रिवॉल्वर निकाला चाहा तो सफ़ेद फार्म घुरा कर बोला, बस मिस्टर कामरान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। हाथ सर से ऊपर उठा और नीचे आ जाओ। मैं बुरी तरह झंझला गया। हाथ सर से बुलंद रखो। सफ़ेद फार्म फिर घुराया। उसी लम्हे मुझे तैमूर के हाथ में दस्ती बम की झलक नजर आई। वो दरअसल स्मोक बम था और तैमूर ने इतनी सफाई से निकाला था कि मैं भी उसे ना देख सका था। फिर तैमूर ने उसे सफ़ेद फार्म की तरफ उछाल दिया। मैं फौरन ही ज़मीन पर गिर गया। सफ़ेद फार्म बौखलाहट में फायरिंग भी कर सकता था। तैमूर भी मेरे साथ ही ज़मीन पर गिरा था और उसने गिरते गिरते भी दूसरा स्मोक बम सड़क पर उछाल दिया था। फौरन ही वहाँ गाढ़ा गाढ़ा धुआं फैल गया। मैंने अंदाजे से सड़क के किनारे की तरफ छलांग लगाई और पलट के वापस भागा। कुछ फासले पर सब्जी की दुकान थी। मैं अंधाधुंध उसी में घुस गया। मैं जानता था कि वो सफ़ेद फार्म या उसके ज़रख़रीद गुलाम हमारे पीछे आ रहे होंगे। मैं अब उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे तैमूर की तरफ से ज़्यादा फिक्र थी। वो लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे, तैमूर को नहीं। वो ना जाने किस तरफ निकल गया था।
गोट के उस छोटे से बाजार में हमारी भागदौड़ से सरासीमगी सी फैल गई थी। मैं उसे अभी तक अंदरूनी सिंध का कोई छोटा सा गोट ही समझता रहा था, कभी बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उस दिन पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि वो तो छोटा मोटा कस्बा था, बाजार ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर बहरहाल मौजूद तो था। मैं सब्जी के टोकरों वाले तख्त के पीछे छुपा बैठा सड़क की तरफ देख रहा था। अभी तक मुझे वो सफेद फार्म या उसका कोई आदमी दिखाई नहीं दिया था। अचानक मेरी पुश्त पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं भड़क कर पलटा, साथ ही मेरा बायां हाथ भी घूम गया। मेरा हाथ ठक की आवाज के साथ किसी से टकराया। वो कोई मकामी आदमी था। जरब उसके जबड़े पर पड़ी थी। वो सब्जी के एक टोकरे पर गिर गया। ये क्या हरकत? मेरा जुमला पूरा होने से पहले उसने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। कौन हो तुम? मैंने कदरे नरम लहजे में सरगोशी की। ये दुकान मेरी है साईं। अहमक आदमी, ये क्या हरकत थी? अगर मैं फायर कर देता तो? आहिस्ता बोलो साईं, दुकान के बाहर कुछ छुपा हुआ है। मैं एकदम जमीन पर बैठ गया और उससे पूछा, कहाँ छुपा हुआ है? उसने दुकान की छत की तरफ इशारा किया। वो सीमेंट और सरियों से बनी हुई दुकान नहीं थी, उसकी दीवारें चटाई की थी। छत भी बांसों के सहारे बनाई गई थी। चटाई की दीवारों में जगह जगह सुराख थे। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो शख्स अब भी वहीं छुपा होगा। उसने बाहर से हमारी बातें सुन ली होंगी। हम लोग कराची की हदूद में दाखिल हुए तो मेरी रिस्ट वॉच में 2:15 बज रहे थे। सोराब बोर्ड से गुजरने के बाद मैंने तैमूर से गाड़ी रोकने को कहा। तैमूर ने आगे वाली जीप को रुकने का इशारा किया और खुद भी सड़क के किनारे रुक गया। फौरन ही दोनों जीपों में से एक एक आदमी उतरकर हमारी गाड़ी की तरफ आ गया। मैंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। वो लोग मुझे सलाम करके रुखसत हो गए। अब कहाँ जाना है? तैमूर ने पूछा। अब हम वकार के घर जाएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन तो तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं है, बस मेरा फ्लैट कुछ छोटा सा है। उसने अटक अटक कर कहा। साफ ज़ाहिर था कि वो हमें अपने फ्लैट पर नहीं ले जाना चाहता था। अरे यार, अब इतना भी छोटा नहीं होगा कि उसमें हमारे लिए जगह ना निकल सके। वो ऐसा है कि... हाँ बोलो, रुक क्यों गए? अभी हफ्ते में 1 दिन बाकी है। क्या उस वक्त तक आप मुझे अपना कैदी बनाकर रखेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम तुम्हारे कैदी बनकर रहेंगे? तैमूर ने पूछा तो वकार खामोश हो गया। वकार की रहनुमाई में हम लोग आखिर उसके फ्लैट तक पहुंच ही गए। वो साफ सुथरी बिल्डिंग थी। उसके फ्लैट भी खासे कुशादा और साफ सुथरे थे। वकार 2nd फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। उसका फ्लैट खासा आरामदेह था और उसमें जरूरत की हर शय मौजूद थी। एक बेडरूम में एसी भी लगा हुआ था। मैंने और तैमूर ने बारी बारी शावर लिया, फिर हम लोग ड्राइंग रूम में आ बैठे। मैंने तैमूर से कॉफी बनाने को कहा। उसका टेलीफोन हमने अपनी तहवील में ले लिया था ताकि वो किसी से भी राब्ता ना कर सके। कॉफी पीने के दौरान में मैंने वकार से कहा, अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ऐसी इबरतनाक मौत मरोगे कि पुलिस को तुम्हारी शनाख्त में भी दुश्वारी पेश आएगी। तुमसे मिलने तो कोई नहीं आता? तैमूर ने पूछा। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आते रहते हैं। उनके अलावा सफाई करने वाली एक औरत है, वो रोजाना सुबह के वक्त आ जाती है। फिर वो कुछ हिचकिचा कर बोला, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, अजरा, वो भी रोजाना आ जाती है। ओहो, तुमने ये शौक भी पाल रखा है। वो लड़की किस वक्त आती है? उसका कोई मखसूस टाइम नहीं है, जब उसे मौका मिलता है आ जाती है। क्या वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है? वो गुलशन इकबाल में रहती है। फिर वो कुछ सोच कर बोला, घर में खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर सब कुछ ले आता हूँ। तैमूर ने कहा, मुझे एक फोन करने दो ताकि मैं अजरा को यहाँ आने से रोक सकूं। फिलहाल तुम कोई फोन नहीं करोगे, तैमूर ने सख्त लहजे में कहा। अजरा यहाँ आई तो उससे हम खुद ही निमट लेंगे।